रूम नंबर 1301। एक बार की बात है, कुछ कॉलेज के दोस्त मिलकर अपनी छुट्टियों की तैयारी कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सोनिया दरवाजा खोलने जाती है। अरे अलीशा, क्या बात है? इतना हाफ क्यों रही हो? आओ जल्दी अंदर आओ। सोनिया अलीशा को सोफे पर बिठाती है। अलीशा को इतना डरा हुआ देखकर उसके सारे दोस्त उससे सवाल करने लगे। क्या बात है अलीशा, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? यूं सुन क्यों पड़ी हुई हो तुम? अलीशा, बताओ ना क्या बात है? यूं चुप रह के तुम हम सबको भी डरा रही हो। कोई परेशानी है तो बताओ, हम उसका हल ढूंढ लेंगे। बहुत कोशिशों के बाद अलीशा ने अपना मुंह खोला और उसने जो बोला वो सुन के सबके होश उड़ गए। मेरी कार से एक एक्सीडेंट हो गया है। मैं जब घर से निकली थी तो काफी बारिश हो रही थी और तभी मुझे किसी का फोन आया। तो मैंने अपने फोन में देखा कि किसका फोन आ रहा है और तब तक अचानक से कोई एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई। हमें जल्दी उस एक्सीडेंट वाले साइट पे चलना चाहिए। अगर वो औरत मर वर गई तो तुम्हें जेल से कोई नहीं बचा पाएगा। इसी के साथ पांचों निकल पड़े एक्सीडेंट स्पॉट के लिए। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। गाड़ी के हेडलाइट से भी कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद वो सब उस एक्सीडेंट स्पॉट तक पहुंच गए और उन्होंने देखा कि वो औरत मर चुकी थी। अब क्या होगा? मुझे जेल नहीं जाना। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। हम इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। बगल में उन्होंने देखा कि वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट था जो कि काफी वक्त से बंद पड़ा था। तो उन सब ने मिलकर उस लाश को उठाया और दूर ले जाकर फेंक आए और फिर पांचों भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आने लगे। अच्छा हुआ कि बारिश इतनी तेज हो रही है, जिस वजह से यहाँ कोई नहीं है। अब इससे पहले कि हमें कोई देख ले, जल्दी से गाड़ी में बैठो। हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। जैसे वो गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ने वाले थे, तभी अचानक से एक भयानक सी दिखने वाली औरत अचानक उनके गाड़ी के आगे आ गई। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक एक को चुन चुन कर मार डालूंगी। पांचों के पांचों डर गए और तब रौनक ने कहा, अरे पागल औरत, निकल गाड़ी के आगे से। ये सुनते ही वो औरत सामने से हट गई और वो आगे बढ़ गए। तब अलीशा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहीं उसी जगह पर खड़ी रही और अचानक से गायब हो गई। अब इस बात को भुलाने के लिए सब अगले महीने के बदले अगले ही दिन वैकेशन पे निकल पड़े और पांचों जा पहुंचे जयपुर और वहां पहुंचकर एक अच्छे से 5 स्टार होटल में रुकते हैं। एक काम करते हैं, आज रूम पे पार्टी करते हैं। क्या कहती हो अलीशा? हाँ ठीक है, जैसा तुम सब ठीक समझो। सबके सब रूम पर आराम से खा पी कर मौज कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से मारा। अरे भाई, आ रहा हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? नित ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। अरे अजीब बात है, यहाँ कोई है ही नहीं, तो फिर दरवाजा कौन खटखटा रहा था? ऐसे 2-3 बार और होता है। तो गुस्सा होकर आदित्य ने नीचे रिसेप्शन में फोन कर सब कहा। तब उन्होंने इनका रूम नंबर पूछा। जी, ये रूम नंबर 1301 है। आप जरा जल्दी देखिए कि कौन ये सब कर रहा है। सर, हमारे होटल में कोई रूम इस नंबर का नहीं है। हमने तो 13 फ्लोर बनवाया ही नहीं है। और सर, यहाँ के रूम नंबर्स फ्लोर्स के हिसाब से हैं। आप जरा चेक करके बताइए। मगर उसने बार बार अपने रूम का नंबर वही कहा। फिर ये बात उसने सबको बताई और सब कमरे से बाहर निकले। मगर बाहर उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाहर एकदम अंधेरा था। फिर सबने अपने अपने फोन के फ्लैश ऑन किए और आगे बढ़ने लगे नीचे जाने के लिए। मगर उन्होंने देखा कि वहाँ और कोई कमरा ही नहीं था और ना ही कोई रास्ता नीचे जाने का था।
सब काफी डर गए थे और अचानक से उसी अंधेरे से किसी की आवाज आई। मैंने कहा था ना कि तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। भूल गए तुम सब? ये कहते ही बहुत ही अजीब सी कान को चीर देने वाली डरावनी आवाज आई, जिसे सुनकर सब डर के कमरे की तरफ वापस भागने लगे, मगर उनमें से कोई भी कमरे तक पहुंच ही नहीं पाता। सब अचानक से हवा में उड़ने लगते हैं। तब उन्होंने देखा कि वो औरत वो जमीन से चलती हुई दीवार के ऊपर चढ़ने लगी और ऊपर सतह पे उल्टे चलते चलते उनके तरफ आने लगी। क्यों डर लग रहा है? चिंता मत करो, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। तुमने तो मेरे लाश को ऐसी जगह पे ठिकाने लगाया जहाँ कि कभी ना कभी कोई ना कोई देख लेगा, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या हुआ? सब इतना चौंक क्यों रहे हो? ये सब मैंने ही तो किया है। ये होटल जरूर है, मगर तुम सब ऐसे मंजिल पे हो जो कि सिर्फ चुड़ैल और भूतों का होता है। कोई नहीं बचेगा तुम में से, सबके सब मरोगे। और अचानक से वो चुड़ैल उन सबके साथ कहीं गायब हो जाती है और वो फ्लोर फिर से पहले की तरह हो जाता है और उनका रूम नंबर अब 1201 में बदल जाता है। और तब तक ये किसी को पता नहीं चला कि वो 5 लोग कहाँ गायब हो गए। अनीशा एक खानदानी रईस लड़की होती है। उसके पिता एक बिजनेसमैन होते हैं। एक रात अनीशा एक अंधेरी गुफा में चली जाती है। वो टॉर्च चालू करती है और उसकी रोशनी में अपने मोबाइल में वीडियो बनाने लगती है। हाय, मैं अनीशा इस अंधेरी और भूतिया गुफा में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ चारों ओर आपको कंकाल और हड्डियाँ नजर आएंगी। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। कल कॉलेज में मिलते हैं। इतना बोलकर अनीशा वीडियो बंद करती है और उन कंकालों की तस्वीरें निकालती है। वो थोड़ी सी डरी हुई होती है। फोटो निकालने के बाद गुफा से मेन रोड पर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद वो अपनी दोस्त दिव्या को फोन करती है। दिव्या, देखो मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। मैं उस डरावनी गुफा में जाकर सही सलामत वापस आ गई। अभी तुम्हें वीडियो भेजती हूँ। हाँ अनीशा, वीडियो तो तुम भेज दो मुझे, लेकिन कबीर ने तुम्हें उस गुफा के साथ कंकालों की 10 तस्वीरें दिखाने को कहा है ना, तभी तुम्हारा चैलेंज पूरा होगा। हाँ पता है, फोटो निकाले हैं मैंने। कल कॉलेज में आकर सबको दिखा दूंगी। चल बाय। अनीशा घर आ जाती है। अगली सुबह अपने कैमरे में बैठकर वो 10 फोटो की प्रिंट आउट निकाल लेती है। इतना भूतिया चैलेंज पूरा करने की वजह से वो अपने आप से बहुत खुश होती है। प्रिंट आउट निकालकर वो तैयार होने जाती है। थोड़ी देर बाद वो सारे प्रिंट आउट अपने बैग में रखने लगती है। तभी वो देखती है कि एक फोटो में उसे 5 साए नजर आते हैं। वो सोचती है कि जब उसने फोटो निकाला तब तो ऐसा कुछ नहीं था। अनीशा वो प्रिंट आउट फाड़ देती है और उस फोटो की नई प्रिंट आउट निकालकर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में सबको फोटो दिखाती है। उसके सब दोस्त चैलेंज पूरा करने के लिए उसे बधाई देते हैं। दिन भर अनीशा बहुत खुश रहती है। शाम को घर आकर वो अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी सुबह के फाड़े हुए फोटो के टुकड़े अचानक से हवा में तैरने लगते हैं और हवा में घूमते हुए टेबल पर जा गिरते हैं। अनीशा उठकर टेबल के पास जाती है और देखती है कि वो फोटो पहले जैसी बन गई है और वो अपने कमरे से बाहर जाने लगती है। वो साए फोटो से बाहर आकर अनीशा के आसपास घूमने लगते हैं।
वो सब साए अनीशा के शरीर के अंदर चले जाते हैं। अनीशा अजीब हरकतें करने लगती है। वो कमरे से बाहर आती है, तभी उसके पिता कुमार भी ऑफिस से आ जाते हैं। वो देखते हैं कि अनीशा कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वो दीवार पर अपना सर पटक रही होती है और बीच बीच में अपने बाल नोच रही होती है। कुमार कहते हैं, अरे क्या हुआ बेटी, इस तरह अपने बाल क्यों नोच रही हो? अनीशा की आवाज पूरी तरह बदल जाती है। वो अलग अलग 5 आवाजों में बोलने लगती है। कौन बेटी? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। चलो बेटी खाना खाते हैं, तुम थक गई होगी। कुमार अनीशा को डाइनिंग टेबल पर बिठाते हैं और खुद खाना परोसते हैं। खाना खाओ बेटी। ये क्या खाना बनाया है? मुझे कुछ और खाने को दे दो। ये खाना नहीं चाहिए मुझे। ऐसा कहकर अनीशा टेबल पर जोर जोर से अपने हाथ मारने लगती है। उसके हाथों से खून निकलने लगता है। कुमार ये सब देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर अपनी नर्स के साथ कुमार के घर पर आते हैं। वो देखते हैं कि अनीशा के हाथों से खून निकल रहा है। वो अजीब सी हरकतें कर रही है। डॉक्टर, नर्स और कुमार की मदद से अनीशा को पकड़कर इंजेक्शन देते हैं। अनीशा बेहोश हो जाती है। कुमार उसे उसके कमरे में सुला देते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। अरे डॉक्टर क्या हुआ है? अनीशा ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है डॉक्टर? कुछ नहीं, आप घबराइए नहीं। शायद मानसिक तनाव के कारण वो ऐसा बर्ताव कर रही होगी। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, उसकी असर से वो कल तक ठीक हो जाएगी। उसे कोई टेंशन या किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा ऐसा कुछ हुआ है क्या? दरअसल मैं बिजनेस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था, इसलिए कुछ पता नहीं है। घर में अनीशा और नौकर ही थे। आपको तो पता है ना कि अनीशा की माँ नहीं है, वो गुजर गई है। शायद वो भी माँ की कमी महसूस करती होगी, लेकिन मैं पता लगाकर आपको बता दूंगा। जी ठीक है, कल हम उसके कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। आप कल उसे हॉस्पिटल में लेकर आइए। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अनीशा उठ जाती है, लेकिन उसके बर्ताव में कोई फर्क नहीं आता। वो वैसे ही अपने बाल नोचने लगती है। कुमार उसे रोकने जाते हैं तो वो अलग अलग आवाज में बोलने लगती है और बंगले से बाहर चली जाती है। कुमार के बंगले के पास ही एक जॉगिंग पार्क होता है। अनीशा उस पार्क में जाकर बड़बड़ाने लगती है, अपने बाल नोचते हुए अपने कपड़े फाड़ने लगती है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। कुमार अनीशा के पीछे पीछे पार्क में आते हैं और वो देखते हैं कि सब लोग अनीशा की इस हालत को देख रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुमार डॉक्टर को फोन लगाते हैं। डॉक्टर आकर अनीशा को पकड़कर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते हैं।